वेलकम टू CTQ क्लासेस। आज हम आपके लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो मोशन चैप्टर से रिलेटेड है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ ए ब्लॉक कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब ब्लॉक कार्ट मूव कर रहा है रोड पे तो उसके व्हील्स का मोशन किस टाइप का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे वॉच का जो पेंडुलम होता है वो अपने मेन पोजीशन से एक बार टू एंड फ्रो कर रहा है, यानी एक बार बैक जा रहा है, एक बार फॉरवर्ड जा रहा है। तो उस बैक एंड फोर्थ मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। या फिर आप स्विंग को ले लीजिए, जो झोला होता है तो वहाँ भी क्या होता है, अपने मेन पोजीशन से वो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। लेकिन जो व्हील्स है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा। इसमें है ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी। रोटेटरी का मतलब होता है जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सल पे, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है तो व्हील जो होता है वो अपने एक्सिल पे, अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट कर रहा है, इसलिए वो रोटेशनल मोशन तो होगा, यानी कि रोटेटरी मोशन होगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में भी कह रहा है ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी लिखा हुआ है इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जानते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करें या कर्वीलिनियर पाथ पे मूव करें, बट उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ऑप्शन सी है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। बिल्कुल, व्हील का ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है एंड रोटेटरी, वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में है ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। नहीं, व्हील के पास दो टाइप्स के मोशन है, एक ट्रांसलेटरी भी है एंड दूसरा रोटेटरी मोशन भी है, इसलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका स्पीड भी गिवन कांस्टेंट स्पीड v से कर रहा है किसी सर्किल पे, जिसका रेडियस r गिवन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है सेंट्रीपिटल। सपोज दैट अगर ये कोई सर्किल आपके पास गिवन है, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, एक होता है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक सेंटर की तरफ एक्ट करता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है? सेंट्रीपिटल, चूँकि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स भी लग रहा होता है, तो बेसिकली हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = m/v²/r। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा वो v²/r हो जाएगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछता तो हम लिखते हैं m/v²/r। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन का ऑप्शन डी, v²/r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो हम एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन इसके पास प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे। अगर पूछता कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है तो जीरो हो जाता, और सेंट्रीपिटल पूछेगा, ये सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा अभी यहाँ पे, तो mv²/r हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो mv²/r में आपका जो एक्सेलरेशन है वो v²/r हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी क्या होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सपोज दैट मान लो किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और वो इस तरह से इस तरह गया। ठीक है, पार्टिकल इस तरह से वो मूव किया, तो जो वेलोसिटी होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन।
देखो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा एक्सेलरेशन, है ना। हमें चूँकि अर्थ हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो जी का वैल्यू है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो कह रहा है जो वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, क्या हमेशा परपेंडिकुलर होता है? देखो हर वक्त वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, हम लोग हमेशा टेंजेंशियल फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ से दिख रहा है जो हमारा वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के वक्त परपेंडिकुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम पे है, जब वो मैक्सिमम हाइट पर रीच कर जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा उस वक्त उसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसा होगा जब हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ऑप्शन से इज करेक्ट, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर ओनली वन इंस्टेंट। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट के मोशन में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? हम जानते हैं रॉकेट प्रपोल्सन के बारे में। तो जो रॉकेट प्रपोल्सन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि जो रॉकेट में काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर ऑफ गैसेस बर्न होकर के वो एग्जर्ट करता है, तो बाहर निकलता रिलीज करता है। तो जितना गैस को रॉकेट फोर्स लगा के बाहर की तरफ पुश करता है वो गैस उतना ही फोर्स लगा के रॉकेट को फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ पुश करेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, वैसे एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होता है। नेक्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नहीं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे भी डिपेंड नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप बोल भी सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस पर हो सकता था। सी ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं इस पर भी डिपेंड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मास यहाँ पे चेंज ही नहीं कर रहा। मास तो जितना मास पहले था उतना बाद में भी रहेगा, तो मास के कंजर्वेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि रॉकेट प्रपोल्सन अगर आपने पढ़ा होगा तो रॉकेट प्रपोल्सन का जो केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन 5 है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मोशन। अगर कोई भी कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो वो कौन से मोशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन फर्स्ट है रेक्टिलिनियर, कि वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे तब वो एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन होता है और उसका रेक्टिलिनियर वाला पार्ट है। क्योंकि अगर कर्व पाथ पे मूव करता, सर्कुलर पाथ पे मूव करता तो कर्विलिनियर मोशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेट रोड पे सिर्फ मूव कर रहा है और जब कार मूव करता है उसका ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं करता, है ना। तो वो ट्रांसलेटरी मोशन तो है, बट यहाँ पे ट्रांसलेटरी का ऑप्शन नहीं है, रेक्टिलिनियर है। तो बिल्कुल, चूँकि ट्रांसलेटरी को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्विलिनियर, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेक्टिलिनियर। ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, चूँकि वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो कर्विलिनियर होगा ही नहीं। ऑप्शन सी है रैंडम मोशन, नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा तो रैंडम नहीं होगा। रैंडम मतलब दैट मीन्स जैसे मान लो कोई मॉस्क्यूटो है, अगर वो फ्लाई कर रहा है तो उसका मोशन रैंडम होता है ना, मतलब कभी वो ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, कभी स्ट्रेट जा रहा, मतलब किसी भी टाइप का मोशन है तो वो रैंडम मोशन हो कह सकते हो आप, जिगजैग टाइप का। ऑप्शन डी है पीरियोडिक, नहीं, यहाँ पीरियोडिक मोशन भी नहीं है, क्योंकि कार का जो व्हील है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल टाइप्स का मोशन रिपीट नहीं कर रहा। हो सकता है कभी व्हील का स्पीड हाई स्लो भी हो जाए, कभी फास्ट भी हो जाए, इसलिए पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल एन एथलीट हैव मैक्सिमम एक्सेलरेटेड मोशन। इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स में एथलीट के पास मैक्सिमम एक्सेलरेटेड मोशन होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग ऑन एन ऑक्टागोन, सेकेंड है रनिंग ऑन अ हेक्सागोनल ट्रैक, सी है ऑन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक एंड डी है सर्कुलर ट्रैक। तो अब जान ले, जब कभी भी ऑब्जेक्ट कर्व लीनियर पाथ में मूव करते हैं, यानी वो पाथ कर्व है, क्योंकि सारे पाथ ही हमारे कर्व गिवन है, स्ट्रेट पाथ है नहीं, तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उस वक्त उसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी अगर वो कर्व, बहुत सारे कर्विलिनियर पाथ आपके पास गिवन है और हमसे पूछा जाए कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन से पाथ में होगा, तो वो सर्कुलर पाथ में होगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रनिंग ऑन अ सर्कुलर
ट्रैक, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ऑप्शन में है मास, नहीं, ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का मोशन करे उसका मास चेंज नहीं करता, उसका मास वेरी नहीं करता, मास कांस्टेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन है मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी है। चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म है, तो उसका स्पीड भी चेंज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज नहीं करेगा। ऑप्शन सी है स्पीड, बिल्कुल, जब जैसे अगर ये लिख दिया यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट हो चुका। ऑप्शन डी है डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज करते रहता है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, यानी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स में से जीरो हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज वेलोसिटी। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है? बिल्कुल। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि अगर मान लो आप जहाँ पे जिस पोजीशन पे अभी हैं वहाँ से उठ करके कहीं मूव किए एंड वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो हमने डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ट्रेवल किया है। तो क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है, डेफिनेशन ही होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब जहाँ पे अभी हैं, अगर कहीं से मूव करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके या वापस उसी पॉइंट पे आ गए, उसी पोजीशन पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि जहाँ हम हैं और वापस वहीं आ चुके हैं, तो सेम पॉइंट का सेम पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, जीरो हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है तभी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हुआ है। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, और जब डिस्टेंस जीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो एवरेज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 1 और 4 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए कौन से ऑप्शंस में आपका 1 और 4 गिवन है। ऑप्शन सी, इसमें 1 और 4 गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन द रिटार्डेशन विल बी। एक कार ड्राइवर है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है एंड वो ब्रेक अप्लाई करता है एंड 20 सेकेंड के बाद कार रेस्ट में आ जाता है, तो रिटार्डेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, अगर ए इज इक्वल्स टू हम लिखे v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये u है v माइनस यू अपॉन टी। तो कार 20 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ चुका है, इसलिए हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो v की जगह पर जीरो पुट कर लेंगे माइनस, एंड जो कार का इनिशियल स्पीड है वो कितना है, 10 है, तो 0 माइनस 10 बाय ये 10 है, और टाइम कितना लगा है 20। तो आपका आंसर आ जाएगा -10 अपॉन 20, है ना। तो 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा -1 अपॉन 2। तो -1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए, क्योंकि मोशन का तीनों फार्मूला जो होता है, तीनों इक्वेशंस जो हमारे पास होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों आप याद रखें, और तीनों में कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा ये आपके क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाएगा। आप ये देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमारे क्वेश्चन में u गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड, हमारे क्वेश्चन में वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वो जीरो हो जाता है आफ्टर 20 सेकेंड, एंड टाइम भी गिवन है। तो जब u, v और t पता है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला ही होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। क्वेश्चन 10 है,
अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसका मास मुझे गिवन है कि वो 1000 kg की उसका मास है और वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब कह रहे हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। हमसे पूछ रहे हैं कार का वेलोसिटी 25 सेकेंड के बाद कितना होगा। सपोज दैट हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये वेलोसिटी है और ये यहाँ पे हमारा टाइम है। अब मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। दैट मीन्स आप कितने टाइम के बाद भी, यानी 25 सेकेंड के बाद चेक करो, 50 सेकेंड के बाद चेक कीजिए, आपका जो कार का वेलोसिटी है वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। अगर ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप कितने टाइम भी चेक करोगे, कितने टाइम बाद भी चेक करेंगे तो वेलोसिटी कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। वो चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।